हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमारे मुल्क की ज़राअत का हमारे मुल्क की जीडीपी में 18.5% तक हिस्सा है। हमारे आज के शो के मेहमान सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब हैं, जिनके घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अपने घर में वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे और देखेंगे कि उनकी शख्सियत किस तरह की है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताइए। बचपन में मैं मुल्तान में रहता था और वहाँ स्कूलिंग, इब्तिदाई स्कूलिंग मेरी वहीं हुई और फिर उसके बाद मैं भावलपुर चला गया सादिक पब्लिक स्कूल में। अच्छा। वहाँ हॉस्टल में था और वहाँ सेकेंडरी स्कूल के बाद फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मैंने ज्वाइन कर ली। हमारे ज़माने में वो मैट्रिक के बाद ही एडमिशन होते थे। फिर वहाँ एक लंबा अरसा फिर वहाँ गुजरा। अच्छा। MSc ऑनर्स तक। प्रोफेशनल ग्रेजुएशन थी, वो भी ज़्यादा टाइम लगा और फिर MSc ऑनर के भी वो कोई तकरीबन 8 साल वहाँ लग गए। बल्कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लग गया कि दरमियान में गैप आ गया था। हाँ जी। मैं अभी ग्रेजुएशन फाइनल कर ही रहा था जब मेरे वालिदैन को ख्याल आया कि मेरी शादी कर दें। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने 1-2 सेमेस्टर छोड़े, फिर MSc ज्वाइन की। अच्छा। ज़राअत की तरफ जो आपका रुझान है, ये आपका अपना फ़ैसला था या आपके पेरेंट्स ने कहा था? क्योंकि ज़ाहिर है कि आप ख़ानदानी तौर पर भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो इसमें ज़मींदारी और ज़मींदाराना निज़ाम जो है वो राइज है। उसमें एक तो ये कुदरत की तरफ से भी था कि आई वॉज द ओनली चाइल्ड, तो इसलिए मेरे पास ऑप्शंस थोड़ी लिमिटेड हो गई। अच्छा। और फिर मुझे ज़राअत की तरफ जाना पड़ा और काफ़ी हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। माई सन वॉज नॉट इनटू एग्रीकल्चर। वो उसने ग्रेजुएशन NCA से किया और ही वॉज इनटू आर्ट्स एंड फिर MBA किया, फिर एडवर्टाइजिंग, फोटोग्राफी, एडवर्टाइजिंग और उसका इस तरफ रुझान था। कुछ अरसा उधर रहा है और अब उसको छोड़ के सारा कुछ ज़राअत की तरफ आना पड़ा। आपके बचपन के सफ़र से लेकर आपकी ज़िंदगी के इस स्टेज तक एकदम से हम पहुंच तो ज़रूर गए हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो खूबसूरत वक्त जिसे हम बचपन कहते हैं, उसका कोई ना कोई ऐसा यादगार वाक़या, कोई ना कोई ऐसी बात, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें। एक बार हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से लाहौर आ रहे थे। अच्छा। हॉर्स एंड कैटल शो के लिए। लाहौर में होता था एक ज़माना। बिल्कुल बहुत होता था। फेमस हॉर्स एंड कैटल शो। हम वो जो मालगाड़ी होती है ना, उसमें घोड़े लोड किए हुए और अपना सामान भी लोड किया हुआ, तो वो आ रहे थे, तो वो खिड़की खोली तो वो हमारा जो इंस्ट्रक्टर था उसका बैग बाहर गिर गया। ओह अच्छा। अच्छा। फिर हमने वो मालगाड़ी को रोकना, वो दूसरी ट्रेन में तो सिग्नल होते हैं और वो बड़ा। अच्छा। हमने शोर मचाया, रुकवाई मालगाड़ी। अच्छा। और फिर उसका बैग उठाया। इस तरह की इंटरेस्टिंग वाक़यात काफ़ी, मतलब फिर मेरी अर्ली डेज ऑफ पॉलिटिक्स जो थी वो पीपल्स पार्टी के साथ थी। अच्छा। तो एक बार वो रैलीज होती थी बेनज़ीर की बड़ी बड़ी, तो जी,
एक रैली में मैं जीप की छत पे बैठ के मैंने वो ट्रैवल किया। वो भी अब जब मुझे याद आता है तो वो मुझे बड़ा हॉरिफाइंग लगता है। क्या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी शख्सियत हैं जिन्होंने आपको मुतासिर किया, या कोई एक ऐसी शख्सियत है जिसकी अच्छाइयाँ या जिसकी ब्राइट साइड आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई? वैसे तो देखे ना, इंसान की फितरत होती है कि इंसान बचपन से सबसे पहले अपने पेरेंट्स को आइडलाइज करता है, फिर अपने उस्तादों को आइडलाइज करता है, फिर ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोगों को इसी तरह। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नॉट इन द नेचुरल प्रोसेस बट कि वाकई मैं अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, हूँ और जब तक ज़िंदगी है रहूँगा। और बहुत सी उनकी बातें मुझे अभी भी याद आती हैं और मैं भी अपने बच्चों के साथ भी कोशिश करता हूँ कुछ शेयर करने की। और उनकी ज़िंदगी में या पर्सनालिटी में मुझे कहना चाहिए जो ठहराव था और उनका समझाने का जो तरीका था और इतना कूल रहना, गुस्सा ना करना, ये उनकी पर्सनालिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो मुझे अब तक याद आता है और ख्याल आता है। और उनके अलावा और उनका जो समझाने का तरीका मैंने पहले भी आपको कहा है ना जी, वो बहुत ज़बरदस्त है। सियासत में आप कब आए, किस तरह से आए, पहला इलेक्शन आपने कब लड़ा और फिर पीटीआई तक आप किस तरह से पहुँचे? सियासत एक्चुअली शुरू में तो यूनिवर्सिटी टाइम में भी थोड़ा बहुत सियासत में मैं इन्वॉल्व था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन के बाद अपने आप को पूरा कंसंट्रेट किया एग्रीकल्चर पे, फार्मिंग करने पे, उस पर तवज्जो दी। लेकिन उस वक्त फिर मेरे वालिद, मेरे चाचा ये एक ऐसी उम्र में थे जहाँ वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। तो फिर मेरे चाचा ने एक दिन बुला के मुझे कहा कि जी ये हमारी चूँकि एक्टिविटी अब कम हो गई है तो अब आपने आगे संभालना है, तो अब पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत आप इन्वॉल्व हो, करें। ये वो लोकल गवर्नमेंट का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मैं मेंबर हुआ। अच्छा। और फिर उसके बाद पीटीआई तक कैसे पहुंचे? उसके बाद जाहिर है कि उस वक्त हम जैसे यंगस्टर्स थे जी, हमें तो बेनज़ीर बहुत ग्लैमराइज करती थी। ऐसा ही है। और पीपल्स पार्टी, मैंने अभी पहले एक मिसाल भी सुनाई है आपको, और कुछ अर्सा पीपल्स पार्टी में गुजारा रहा मैं। वहाँ पे मेरी अटैचमेंट ज़्यादा फारूक लगारी के साथ हो गई। वो बाकी जो पीपल्स पार्टी का स्टाफ था उनसे वो मुझे डिफरेंट लगा और उस वजह से मेरी अटैचमेंट नेचुरल हो गई। वैसे भी मेरे अंकल और लगारी साहब के वालिद भी इकट्ठे वज़ीर रहे थे 50s में, अर्ली 50s में। वो एक कनेक्शन भी था। ठीक। और उसके बाद उनकी पर्सनालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, वॉज अ कंप्लीट मैन। तो फिर उन्हीं के साथ अटैच रहा। फिर उन्होंने जब पीपल्स पार्टी छोड़ी तो मैंने भी छोड़ दी उनके साथ। अच्छा। और फिर वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, मैं उनकी वो मिलत पार्टी के नाम से। मैं मिलत पार्टी का पंजाब का प्रेसिडेंट था। और काफ़ी काम किया उसके लिए मैंने। ठीक। और दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, पॉलिटिक्स करना और बात है, और एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइज करना एक टोटली इट्स अ डिफरेंट थिंग। और मैं समझता हूँ कि दैट वाज अ वेरी रिच एक्सपीरियंस। और बाकी फिर उसके बाद 2002 का इलेक्शन मैंने वही मिलत पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही लड़ा। अच्छा। और वो उस पार्टी का फिर पार्लियामेंट्री लीडर भी था मैं जी। वज़ीर भी उसी पार्टी के कोटे से बना। अच्छा। और उसके बाद फिर फारूक लगारी की
जैसी सेहत खराब हुई और डेथ हो गई, हाँ जी, देन आई वाज लुकिंग अराउंड कि मैं अब किस तरफ जाऊं। तो फिर वही आइडियलिज्म फिर हमारे दिमाग में जो था, उसी ने इमरान खान की तरफ। अच्छा, ज़राअत की वजारत लेना आपकी अपनी चॉइस थी या खान साहब का फैसला था? ये तो खान साहब का फैसला ही था, लेकिन आपका एप्टीट्यूड भी था। एप्टीट्यूड मेरा था, और मैं ये शुरू से, जब से मैं मेंबर पंजाब असेंबली बनता रहा या वजीर भी रहा हूँ, मुझे ज़राअत की वजारत तो पहले नहीं मिली, लेकिन ज़राअत की कमेटियों वगैरह में हमेशा मैं इन्वॉल्व रहा। कई दफ़ा रिपोर्ट्स भी लिखी, कई दफ़ा ज़राअत पे कोई, मेरा ख्याल है पहली रिपोर्ट मैंने लिखी थी 94-95 में, मंजूर वट्टू जब चीफ मिनिस्टर थे और मैं कोऑपरेटिव्स का मिनिस्टर था एग्रीकल्चर पे, जब पहली रिपोर्ट लिखी थी मैंने। फिर उसके बाद भी इन्वॉल्व रहा, इवन पिछले टेन्योर में भी ज़राअत की मीटिंग्स में मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा। और अब शुरू में मेरे पास और वजारत थी। अच्छा। और उसकी भी एक कहानी है। तो फिर अल्टीमेटली फिर अभी खान साहब ने कोई साल डेढ़ पहले जी चाह रहे थे, उनका फोकस है इमरान खान साहब का एग्रीकल्चर पे जी, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि कोई सूटेबल आदमी मिल जाए जिसको ये वजारत अच्छा उसको दी जाए। तो वो उन्होंने फिर मेरे पे ट्रस्ट किया। सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब ने नाश्ता किया, अपने घर से सेक्रेटरीट के लिए रवाना हुए। आप हमें अपने हलके के बारे में कुछ बताइए। मेरा हलका जो है वो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल तहसील कबीरवाला में है और ये इलाका ट्रेडिशनली एक बैकवर्ड इलाका था जी, और जैसे साउथ कंपैरेटिवली बैकवर्ड है। और हाँ जी, और वहाँ पे चैलेंजेस सबसे ज़्यादा जो थे वो यही थे, एजुकेशन, हेल्थ और बाकी जो सिविल एमिनिटीज़ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैंने फोकस एजुकेशन पे किया। मैंने कोशिश की कि एजुकेशन में ज़्यादा तरक्की की जाए और ज़्यादा इस पे फैसिलिटीज़ दी जाए। और लकीली मैं जिस वक्त मेरे इनिशियल डेज थे पॉलिटिक्स के, उस वक्त सैप प्रोग्राम चल रहा था। और वो सैप प्रोग्राम के तहत हमने बहुत से नए स्कूल बनवाए। और उसके साथ साथ ये एक कबीरवाला एक काफ़ी बड़ी तहसील है और एग्रीकल्चर के लिहाज से काफ़ी प्रोटेक्टिव है और वहाँ पे आबादी भी खासी है। लेकिन वो तहसील जो थी वो किसी किस्म के हायर एजुकेशन की फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो मुझे फिर जब मौका मिला तो मैंने बॉयज़ डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज और बहुत से बाकी हायर सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह बनवाए। और अब जो मेरा हलका है उसमें अक्सरियती स्कूल वो हैं जो मैंने बनवाए हुए हैं। और ये जैसे कॉलेजेस का भी मैंने जिक्र किया। फिर बाद में टफ्टा जब बन गया तो वो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बनवाया। और भी इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई वहाँ प्राइवेट एक पार्टी थी, उनको उनकी साथ बात करके तो उनको भी सिस्टम शुरू हो गया। अब अल्लाह की मेहरबानी से अब तो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस भी बनने शुरू हो गए हैं और उसकी
ये वजह से अब हालात में काफ़ी बेहतरी आई है। और फिर उसके साथ साथ फिर हेल्थ पे तवज्जो दी। अच्छा, ठीक है। एजुकेशन फिर हेल्थ पे। और अभी भी इस साल के ADP में मेरा जो वहाँ THQ हॉस्पिटल है उसमें 2 नए वार्ड्स का इजाफा हम कर रहे हैं। इस साल के ADP में आ गया एक पेडियाट्रिक वार्ड और दूसरा बंदों का जो चूँकि वहाँ गर्म इलाका है तो वहाँ किडनी डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो गुर्दों के लिए भी एक वार्ड अलग से, यूरोलॉजी वार्ड भी वहाँ पे बन रहा है। वो ये एक अच्छा इजाफा हो जाएगा। और इसके अलावा अब प्राइम मिनिस्टर साहब का जैसे इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स की तरफ, तो उस पे भी हम काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं अब। इस दफ़ा यहाँ पे अभी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स ग्राउंड वहाँ पे तकमील के मराहिल में है। और फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक और बन रहा है। और हमारी कोशिश है एक और फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट ग्राउंड भी एक बनाया जाए। तो इस तरह हमने इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी। छोटे और आम किसानों के लिए आपकी वजारत ने कौन कौन से तरक्याती काम किए हैं? हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है एग्रीकल्चर को बेहतर करना। ठीक है सर। और साथ साथ चूँकि हमारे मुल्क में जो पावर्टी है वो ज़्यादातर देहातों में होती है, तो इसलिए देहातों पे ज़्यादा तवज्जो है हमारे गवर्नमेंट की। और हम ये अब कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वो किसान हैं उनके लिए बेहतर किया जाए। तो इसके लिए हमने जहाँ काफ़ी प्रोग्राम ऐसे शुरू किए हैं जिनसे वो किसानों को और ख़ास तौर पे छोटे किसानों को बेहतर है। इसमें ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा कि छोटे किसानों को बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। और उनको फिर हमने मुख्तलिफ इदारों के साथ हमने एग्रीमेंट किए हुए हैं और उन इदारों को हम एडवांस करते हैं और वो उन किसानों को बिला सूद कर्जे देते रहते हैं। फारिग औकात वैसे तो होते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई ऐसे लम्हे जो फुर्सत के हों, आप उसमें क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था। तो फारिग औकात में पहले तो मेरी हॉबी थी हॉर्स राइडिंग, उस पे और जब मैं अपने गांव में होता हूँ अभी भी जो मुझे अगर फारिग वक्त मिले तो वो मैं घोड़ों के साथ गुजारता हूँ और हॉर्स राइडिंग करता हूँ। और उसके अलावा एक ज़माना था जब म्यूज़िक वगैरह भी थोड़ा बहुत सुन लिया कभी। किस हद तक लगा हुआ है? मुझे म्यूज़िक में सेमी क्लासिकल ज़्यादा पसंद है और भी सुनता हूँ। सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की। सेक्रेटरीट से अपने ऑफिस पहुंचे, जहां अपने हल्के से आए लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करने के अहकामात जारी किए। महकमा कुदरती आफात के नुमाइंदों से मीटिंग की। हम एशिया के सबसे बड़े फूड एक्सपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब हम फूड इंपोर्टर बन चुके हुए हैं। गंदम, चीनी जैसी चीज़ें जो हमारा मुल्क प्रोड्यूस करता था वो तक हम बाहर से मंगवा रहे हैं। नहीं, हम नेट फूड एक्सपोर्टर कभी भी नहीं रहे, क्योंकि हमारा एक पॉइंट है जो हम मिस कर जाते हैं
वो ये है कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जो ममालिक फूड एक्सपोर्टर हैं, नेट फूड एक्सपोर्टर, एक नेट फूड एक्सपोर्टर होता है, एक मतलब है कि हर मुल्क हर चीज़ पैदा नहीं करता। अंडरस्टूड। तो अल्टीमेटली जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और कम, उसको नेट एक्सपोर्टर कहते हैं। इंडीड। वज़ीर आज़म के 300 अरब रुपए के इमरजेंसी प्रोग्राम पे किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? वज़ीर आज़म साहब ने जो शुरू में 300 अरब रुपए का इमरजेंसी प्रोग्राम लॉन्च किया था जी, वो 5 साल पे मुहित था और उस पर 100% अमल हो रहा है। और उसमें 4-5 फैक्टर्स थे। वो गंदम, चावल, शुगर केन और वेजिटेबल ईडेबल ऑयल, इन फसलों को हमने सपोर्ट देनी थी। और इन फसलों को हम सपोर्ट दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइज़र, सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र, सब्सिडाइज सीड जी, सब्सिडाइज फार्म मशीनरी जी, और फिर इसके साथ साथ जो उनको सीड पे भी सब्सिडी दे रहे। तो वो अमल दरामद जारी है और उसका नतीजा है कि अब उसके रिज़ल्ट आने शुरू हो गए और पिछले साल हमने इन फसलों में रिकॉर्ड पैदावार हासिल की है पंजाब में। ई क्रेडिट स्कीम के तहत काश्तकारों को 45 अरब रुपए के कर्जे, टोटल तो ये अमाउंट था, इसके कर्जे देने का जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ? ये 3 साल के लिए था, ये आखिरी साल था और ये हम 2021 आखिरी साल जी था। 3 साल के लिए ये प्रोग्राम था ना, 2021 तक ये स्कीम थी। लेकिन अब हम इस स्कीम को 2 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह ये अब 21-22 भी ये स्कीम जारी रहेगी और इसमें छोटे काश्तकारों को वो बिला सूद कर्जे मिलते हैं इस स्कीम के तहत। और उनका जो बैंक्स हैं वो जब उनको कर्जे देते हैं तो उनका सूद जो है, मार्कअप जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बैंक्स को पे करती है। और कुछ ऐसा एंडाउमेंट फंड क्रिएट किया हुआ है इसी ई क्रेडिट स्कीम के तहत ही कि हम ज़िम्मेदारों को वो रिवॉल्व करते रहते हैं और ये इसमें कुछ इदारे जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ पार्टनर हैं। हमने जैसे अखुवत है, अखुवत को हमने 2 अरब रुपया दिया हुआ है जो हर 6 महीने के बाद वो रिवॉल्व करते हैं, वो कुछ लोगों को देते हैं, फिर उनसे रिकवर करके फिर और लोगों को देते हैं। तो ये हमारी बहुत कामयाब स्कीम चल रही है और इसीलिए हम अगले 2 साल के लिए मज़ीद इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की किसान दोस्त पॉलिसियों के तहत किसानों को जो सहूलियात दी जा रही हैं वो कौन सी हैं? किसानों को मुख्तलिफ है ना। एक तो जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया है, सब्सिडीज़ हैं, दूसरा लोन्स हैं, तीसरा जो गवर्नमेंट मुख्तलिफ सेक्टर्स में कई ऐसे इक़दाम हैं जो उठा रही है। और साथ साथ अब जैसे आपने देखा होगा किसान कार्ड हमने इंट्रोड्यूस कराया है किसानों में और ये इस गवर्नमेंट का बहुत बेहतर इक़दाम है क्योंकि सब्सिडीज़ वगैरह जब किसानों को दी जाती है उनमें कई इश्यूज़ आ जाते थे। एक मिडिल में जो लोग इन्वॉल्व होते थे उनकी तरफ से कुछ मैनिपुलेशंस होती थी, कुछ कहीं पे लीकेजेस आती थी। तो ये ई कार्ड के ज़रिए ये डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी स्ट्रेट अवे, जैसे आप किसान डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट उसके कार्ड में क्रेडिट आ जाएगा और वो इस्तेमाल कर सकेगा। ठीक है। और उसमें किसी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं होगी। एग्रीकल्चर मार्केट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, बेसिकली एक्ट है क्या और करता क्या है? रूरल मार्केट्स है ना, उनको रेगुलेट करने के लिए हमने ये किया है और इसमें 2-3 बुनियादी चेंजेस हम लाए हैं जी। क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर मार्केट्स थी वो 1979 के कानून के तहत रेगुलेट हो रही थी। ठीक है।
और उस वक्त पूरे पंजाब में 122 मार्केट बनाई गई थी, और वो 122 मार्केट्स जो बनाई गई थी जी, उनके साथ कोई 13 मार्केट्स और इतने सालों में ऐड हुई थी। और ये कानून ये था कि कोई प्राइवेट सेक्टर मार्केट्स नहीं बनाया सकता। अच्छा। और वही गवर्नमेंट ने जो मार्केट्स बनाई हुई थी वही मार्केट्स ही काम करेंगी। और आप देखें ना, 1979 से लेके आज तक हमारी आबादी कितनी बढ़ गई है, बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से अब ये हमारी आबादी के लिए ये मार्केट्स नाकाफ़ी थी। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड ये किया है कि अब गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए, वो रेगुलेट करेगी और प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे दें कि वो एग्रीकल्चर मार्केट्स बनाएं। किसानों को अच्छी फसल उगाने के लिए क्या ऐसे बीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं? ख़ास तौर पर मैं बात करूंगी चावल के दाने की, उसके बारे में आप हमें बताइए। चावल जो है वो पाकिस्तान की एक प्राइम फसल है। न सिर्फ हमारी स्टेपल डाइट का दूसरे नंबर पे आने वाला एक जिन्स है, गंदम के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है। दूसरा, चावल की हमारी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी अहम पोजीशन है जी, क्योंकि हम बासमती चावल पैदा करते हैं जो हमारे साथ सिवाय इंडिया के और कोई compete नहीं कर सकता जी जी। और इस वक्त जो हमारा कंपटीशन चलता है, जो स्पेशली लॉन्ग ग्रेन चावल है, वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है उसकी बहुत डिमांड है, और आम जो कोर्स राइस होता है उससे उसकी 3 गुना कीमत होती है। और यहाँ हम पाकिस्तान और इंडिया का नेक टू नेक कंपटीशन चलता है। पिछले सालों में इंडिया को कुछ सेटबैक मिला था, उनके चावलों में पेस्टिसाइड रेजिड्यूल इफेक्ट आ रहा था, इस वजह से यूरोप ने उनकी कुछ कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट की और उसका पाकिस्तान को एडवांटेज मिला। और अभी हम चाहते हैं कि हम उस एडवांटेज को मज़ीद कैपिटलाइज करें, और हमने अपनी रिसर्च पे भी ख़ास तवज्जो दी है। मैं आपको यहाँ सैंपल भी दिखा सकता हूँ कि ये आप देखें ना, ये चावल अगर आप देखें तो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन है इसका। ये अब हम नई वैरायटी इंट्रोड्यूस कराने लगे, लेकिन अभी ये मार्केट में नहीं आया, अभी ये मार्केट में नहीं आया। और इसका 5 मिलीमीटर लंबा ग्रेन होता है पकने के बाद, जो इंशाल्लाह हमारा ये एक्सपोर्ट में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा हमारी मार्केट में। तो एक तो ये इसलिए हम मार्केट को चावल के हिसाब से बहुत तवज्जो देते हैं। बेहतरीन नहरी निज़ाम से वाटर डेफिशिएंट कंट्री पर हम आकर खड़े हो गए हैं। पानी का ज़िया किया जाता है, पानी को प्रिजर्व करने के तरीके किसानों को पता नहीं है। कोई ऐसी अमेंडमेंट, कोई ऐसा एक्ट जो इंट्रोड्यूस कराया गया हो कि हम अपने हालात को बेहतर बना सकें? जी, आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि पानी का निज़ाम जो हमारे यहाँ था, हमने इनहेरिट किया जी। ये एक दुनिया का एक माना हुआ निज़ाम है, और इंडस बेसिन में जो हमने ग्रेविटी फ्लो के ज़रिए जो हमने नहरों का निज़ाम बनाया हुआ है, ये दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। लेकिन इसमें वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है कि हर कोई भी चीज़ हो वो वक्त के साथ मेंटेनेंस मांगती है। अब ये हमारा निज़ाम थोड़ा सा पुराना हो गया है, और वक्त के साथ अब हमें नए जो तरीक़ाकार हैं उनको मुताबिक हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ज़माने में पानी वाफिर मिक़दार में होता था। फिर उस वजह से इंडस बेसिन ट्रीटी हो गई। इंडस बेसिन ट्रीटी के बाद हमारे जो दरिया 3 थे, रावी, ब्यास और सतलुज, ये इंडिया के हिस्से में चले गए, और हमने इंडस और चनाब और झेलम, ये जो 3 दरियाएं, इनसे अपना सारा निज़ाम चलाना था। तो उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ एक तो हमारा एग्रीकल्चर के ये एक्सपेंशन हुई,
इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पानी इस्तेमाल होता है, फिर अर्बन पॉपुलेशन के साथ यूज़ बढ़ा। तो अब पाकिस्तान वाटर स्केर्स कंट्री से वाटर डेफिशिएंट कंट्री बन गई जी। तो अब हमें इस पर खासी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा, हमारा जो नहरी निज़ाम की वजह से जो तरीक़ाकार था, हम फ्लड इरिगेशन करते थे, ऐसे वो एक नक्का खोला और पूरा खेत जो है पानी से भर गया। ये एक अय्याशी है, ये पानी का ज़िया है। अब हमें मॉडर्न तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और इसीलिए हमने जो दुनिया के मुख्तलिफ हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है, जिन्हें ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं या रेन गन्स कहते हैं, ये जो तरीक़ाकार है, हमने उन पे फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 एकड़ तक का फार्मर जो है वो सब्सिडी पे ये सिस्टम्स लगवा सकता है, जो भी सिस्टम वो चूज़ करे, और उसका 50% खर्चा गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है और 50% फार्मर बर्दाश्त करता है। सर, पिछले साल आटे का बहरान देखने में आया, इस सिलसिले में आपने क्या इक़दाम किए थे? एक्चुअली 2 बातें हैं। एक तो पिछले साल हमारी कोई गंदम की पैदावार कंपैरेटिवली कम हुई थी। ये जो पिछला, अब तो पिछली गंदम इस साल वाली आ गई है, उससे पिछली गंदम देखी वो। दूसरा, चूँकि हमारा रूपी वैल्यू कम होने की वजह से हमारी गंदम सस्ती हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में जो वो गंदम थी वो ज़्यादा महंगी थी, इसमें स्मगलिंग का भी एक फैक्टर है। और जब भी हमारे मुल्क में गंदम इंटरनेशनल मार्केट से सस्ती होती है तो फिर यहाँ पे गंदम की शॉर्टेज हो जाती है। और आप उससे पिछले सालों में आप देखें, जब हमारी ये गंदम महंगी थी इंटरनेशनल मार्केट से जी, तो उस वक्त फिर ये आटे का इशू नहीं बना। तो अब चूँकि अल्लाह ने इस साल हमें अच्छी क्रॉप दी है और उसकी वजह से अब मामलात कंट्रोल में। पंजाब हुकूमत का एग्रीकल्चर के लिए कितना बजट है? पिछले साल का बजट जो था वो कोई 7 अरब के करीब था जी। फिर ड्यूरिंग द ईयर हमने कोशिश करके उसको कोई बढ़वाया और खींच के हम 15 अरब तक ले गए। काफ़ी है ये बजट। और इस साल हमने 31 अरब रखा है, जो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। और इंशाल्लाह अब ये बजट के बढ़ने के साथ आप देखेंगे कि हमारी रिसर्च एक्टिविटी बेहतर होगी, हमारे बाकी मामलात भी बेहतर होते चले जाएंगे। नंबरदार एसोसिएशन पंजाब की बतौर सदारत भी की, जिसमें सेक्रेटरी जनरल नजाकत अली गुल और सैयद हसनैन शाह साहब ने शिरकत की। ऑफिस से एग्रीकल्चर हाउस के लिए रवाना हुए। आपके पास फूड की वजारत भी है, इन दोनों वजारतों में से आपको कौन सी वजारत खुद ज़ाती तौर पर पसंद है? जी, फूड की वजारत भी माजी में मेरे पास रही है, वो भी चैलेंजिंग थी, लेकिन ये वजारत जो है ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और इसमें काम करते हुए भी और ख़ास तौर पे अचीवमेंट्स पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। एग्रीकल्चर हाउस पहुंचे, जहां डीजी वाटर मैनेजमेंट मलिक मोहम्मद अकरम ने जहानिया साहब का इस्तकबाल किया।
वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डीजी इस्लाम पाशी मलिक मोहम्मद अकरम ने नई बनाए जाने वाली जलालपुर कैनाल, जो कि जेलम और खुशाब के डिस्ट्रिक्ट्स में 1,80,000 एकड़ पर मुश्तमिल है, इसके बारे में ब्रीफिंग दी। वाटर सेविंग सिस्टम जो है, पानी को सही तरीके से समझदारी से इस्तेमाल करना, उसको ज़्यादा से बचाना, इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं? इसमें हम खेत की सतह के ऊपर पानी की बचत के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हमने राइज किए हुए हैं। मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव इसके बारे में लिए जो मॉडर्न हैं, जो दुनिया के ऊपर जो इस वक्त सारे काम। और उसमें सबसे पहले तो खाला जात की पुख्तगी है कि आपका पानी की तरसील को बेहतर करना है, कि वहाँ जो ज़िया पानी खाले के अंदर, कच्चे खाल के अंदर जो ज़िया होता है उसको रोका जा सके। फिर उसके बाद लेज़र लाइन लेवलिंग है, जो खेत के अंदर पानी का ज़िया होता है उसको लेज़र लाइन लेवलिंग के ज़रिए हम जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, एप्लीकेशन एफिशिएंसी। लेज़र लाइन लेवलिंग के बाद फिर आ जाता है वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाना, कि जो है ना उसके हिसाब से कि फिर हम क्या करते हैं, डेप और स्प्रिंकलर की स्कीमें जो हैं ये दुनिया में काम हो रहा है, पाकिस्तान में हम पीछे थे इसमें। तो अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर 1 लाख एकड़ के ऊपर ये डेप्स और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगाए हैं और इससे कोई तकरीबन यील्ड में 50% तक इजाफा है, पानी की 50% तक बचत है, लेज़र लाइन लेवलिंग से 25% तक बचत है और खालों के सिलसिले में भी 20 से 25% तक बचत है। ठीक है। इस के जरिए इसके बाद फिर जो है ना वो मॉडर्न सॉइल मॉइस्चर मीटर्स हैं जो सेंस करते हैं कि इसमें ज़मीन में इस वक्त कितनी नमी मौजूद है। अच्छा। तो वो ज़मींदार को साथ लाइटें लगी हुई हैं, वो लाइट के ज़रिए ज़मींदार को गाइड करती हैं कि आज आपने पानी लगाना है या आज नहीं लगाना। आपका पानी अगर ब्लू कलर की लाइट है तो उसका मतलब आपकी ज़मीन के अंदर पानी मौजूद है सफिशिएंट, आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब येलो लाइट आ जाती है तो उसका मकसद है कि यू रिमेन अलर्ट, तो पानी डिप्लीट होना शुरू हो गया साइल के अंदर। तो जिस दिन रेड आ जाए तो उसी दिन जिम्मेदार ने उसको, काश्तकार ने अपनी ज़मीन को दोबारा पानी लगाना होता। तो उसके बाद फिर और हमारे पास जो गैजेट्स हैं नए हम लेके आए हैं दुनिया से, वो हैं कि व्हेन टू इरिगेट एंड हाउ मच टू इरिगेट, पानी कब लगाना और कितना लगाना। सही। तो ये सारे जो मॉडर्न तरीकाकार हैं आपाशी के, इससे आज तक हम एनुअल जो है, सालाना जो है, तकरीबन 6 मिलियन एकड़ फीट पानी जो हम बचा रहे हैं। और जब 1 मिलियन एकड़ फीट पानी बचता है तो $1 बिलियन उसकी कीमत है। तो इसका मतलब है कि हम $6 बिलियन जो हो एनुअली वाटर सेविंग कर रहे हैं, जिसकी अगर हम लागत लगाएं तो उसकी इतनी बनती है। जलालपुर प्रोजेक्ट के बारे में आप हमें बताइए। जलालपुर मैडम साहब बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये जलालपुर गाँव, जलालपुर शरीफ एक गाँव है हेड रसूल के पास, जेलम के अंदर, ज़िला के अंदर, उसी नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो इसके अंदर एक नई नहर बन रही है, उस नई वो 170 किलोमीटर लंबी नहर है। वो 2 अजला को सराब करेगी, एक जेलम को और उसकी जेलम की पिंड दादन खां की तहसील को पूरी की पूरी, और दूसरी जो है ये करेगी आपके खुशाब की तहसील को। तो ये इस मंसूबे का इफ्तिताह पिछले साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपने मुबारक हाथों से किया था और ये तकरीबन मंसूबा जो है ये 36 अरब रुपए का मंसूबा है। कब तक मुकम्मल हो जाएगा? तो ये मंसूबा 2023 में लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा इसकी पूरी नहर का। कपास की काश्त के लिए बेहतर मंसूबाबंदी के हवाले से मीटिंग की गई, जिसमें डीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एडेप्टिव रिसर्च डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली ने ब्रीफिंग दी। सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब ने लंच किया। मुसलसल आने वाले सालों में ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद वही बात कि हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी में पैसिव होते गए हैं बजाय एक्टिव होने के। बहुत अच्छा लगा सर वो देख के कि जो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ले रही है आने वाले सूरत हाल तो उससे बेहतर होगी ही। लेकिन अगर कुछ फैक्ट्स की, कुछ फिगर्स की बात कर ली जाए तो 2018 में 1 हेक्टर गंदम 3.1 टन प्रोड्यूस की पाकिस्तान ने, जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें फ्रांस से तो फ्रांस में 1 हेक्टर 8.1 टन जो है वो उसने प्रोड्यूस किया।
अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर हम चाइना से कॉटन की परसेंटेज को अपना देखें तो तकरीबन कोई 52% हमारा प्रोडक्शन कम है और उनकी प्रोडक्शन हमारी प्रोडक्शन से ज़्यादा है। हमारी प्रोडक्शन अगर 2.5 टन हेक्टर रही है तो उनकी 4.8 समथिंग। हम इन तमाम कंपैरिजन्स को किस तरीके से ओवरकम करेंगे? आखिर दूसरे मुल्कों का किस वक्त जाकर हम उनके बराबर खड़े होंगे या उनसे आगे निकल सकेंगे? अच्छा, मैं पहले तो गंदम की बात कर रही हूँ। ठीक सर। गंदम गो हमारी एवरेज यील्ड जो है वो कम है। हमारे मुल्क में भी जो एक प्रोग्रेसिव काश्तकार है, जो एक अच्छी काश्तकारी करता है, वो इससे कहीं बेहतर पैदावार हासिल कर लेता है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ कई इश्यूज़ ऐसे हैं, कहीं पे फार्मर के पास इन्वेस्ट करने के लिए पूरे पैसे नहीं होते, क्रेडिट फैसिलिटी कम मिलती है, कहीं पे कोई इशू आता है जिसकी वजह से फिर यील्ड उनकी कम आती है और एवरेज फिर ड्रॉप हो जाती है। दूसरा, पाकिस्तान में एवरेज ड्रॉप होने का एक और भी इशू यह है कि पोठवार का हमारा जो रेन फेड एरिया है, जो बारानी एरिया जिसे कहा जाता है, वहाँ की पैदावार कम होती है और बाकी जो हमारा नहरी निज़ाम है, जो वहाँ पे जो पैदावार होती है फिर एवरेज ओवरऑल ड्रॉप होती है। दूसरा, जो फ्रांस का मेन डिफरेंस है ना जी, फ्रांस में 9 से 10 महीने की क्रॉप होती है, वो पूरे साल में एक गंदम की फसल लेते हैं। हमारे यहाँ 5 महीने की क्रॉप होती है और हमारा वेदर क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है तो ये फिर इसकी मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है और वहाँ पे जून जुलाई में काश्त होगी, फिर वो सर्दियों में नहीं, जून जुलाई नहीं बल्कि सितंबर अक्टूबर में काश्त होती है। सारी सर्दियाँ वो बर्फ़ के नीचे पड़ी रहती है, उसका रूट जोन डेवलप होता रहता है, ऊपर से उसकी ग्रोथ नहीं होती, बर्फ़ में दबी होती। फिर जब बर्फ़ पिघलती है तो वो फिर निकलती है ऊपर और फिर जून जुलाई में जाके वो हार्वेस्ट होती है। तो इसलिए वो 9 से 10 महीने उसको मिलते हैं। हमारी गंदम को 5 महीने मिलते हैं। इसमें पैदावार में मेन डिफरेंस होने की एक ये वजह है, जिस वजह से हमारे यहाँ फ्रांस के मुकाबले में पैदावार बहुत कम होती है। सर, एक आखिरी सवाल मैं अपने हर गेस्ट से करती होती हूँ, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो दिल में हो और आप चाहते हो कि ये चीज़ पूरी हो जाए? नहीं, अल्लाह ने इतना करम रखा है मेरे पे कि मैं उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। अगर ख्वाहिश है तो यही है कि अल्लाह का दिल भर के शुक्र अदा कर सके, जितना अल्लाह ने जितनी फैसिलिटीज़ दी हैं, जितनी माशरे में भी इज़्ज़त दी है। इंसान अल्लाह की किसी एक नेमत का भी शुक्र नहीं अदा करता। बहरहाल मेरे दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।